नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक की टॉन में। और आज हम बात करेंगे कि बैंक किस तरह से आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी निकालता है, फिर चाहे आप सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने का जो कि नॉर्मली बैंकर से पूछे जाते हैं एक हाउसिंग लोन लेने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बैंक किस तरह से आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी निकालता है और आपको कितना होम लोन बैंक से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक होम लोन की एलिजिबिलिटी किस तरह से निकालता है। और इसमें बैंक कस्टमर को दो तरह से कैटेगराइजेशन करता है, जिसमें सबसे पहले है सैलरीड और दूसरा है बिजनेसमैन। अगर आप सैलरीड है तो उसका कैलकुलेशन अलग रहेगा और बिजनेसमैन है तो उसमें कैलकुलेशन अलग रहेगा, और इसको भी हम डिटेल में आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बैंक आपको कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है। उसके लिए तीन तरह की कैलकुलेशन बैंक करता है, जिसमें सबसे पहले आता है लोन टू वैल्यू, यानी कि अगर आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आपको अपना मार्जिन कितना रखना है। अगर आप कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको अपना मार्जिन कितना रखना है। तो दोस्तों, इसमें तीन कैटेगराइजेशन आती है जो कि आरबीआई के नियम अनुसार है। और इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आप 30 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको 10% का मार्जिन रखना है। और इसके बाद आता है कि वो प्रॉपर्टी जो कि 30 लाख से ज्यादा की है और 75 लाख तक की है तो उसमें आपको 20% तक का मार्जिन रखना है। और तीसरी है जो कि 75 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 25% का मार्जिन कम से कम बैंक को देना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है आपकी इनकम एलिजिबिलिटी की, यानी कि आप जो इनकम कमा रहे हैं, चाहे फिर आप सैलरीड हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, उसमें आपको बैंक कितना लोन देगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन्स होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपकी जो इनकम है उस पर आपको कितना लोन मिलेगा। और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक वर्ड फाइल को बोलते हैं जो कि आपके लिए मैंने प्रिपेयर करी है। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं तो बैंक नॉर्मली आपसे 3 महीने की सैलरी स्लिप मांग, यहाँ पे देखेंगे एक सैलरी स्लिप मैंने तैयार करी है जिसमें जनवरी की सैलरी है, फरवरी की सैलरी है और मार्च की सैलरी भी है। और आप सैलरी में देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी है, डीए भी है, एचआरए भी है, और यहाँ पे लिखा है इंसेंटिव, जो कि फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका हर महीने आ रहा है तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, अगर आपका किसी किसी महीने आ रहा है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। और इसका भी कैलकुलेशन बैंक अलग से करता है। और साथ ही साथ सैलरी में कुछ आपकी डिडक्शन है तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। और यहाँ पर आपकी नेट पे मनी, यानी कि आपकी टोटल जो पे बन रही थी वो 50,000 बन रही थी जनवरी की, और यहाँ पे डिडक्शन होने के बाद आपका जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 45,000। अब दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल तैयार किया, आप देख रहे हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल हर बैंक का डिफर हो सकता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेबल लिखा है और इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 60%, यानी कि 60% आपकी मैक्सिमम डिडक्शन है जो कि पर मंथ अलाउड है। यानी कि अगर आप 50,000 तक हर महीने कमा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 60% ही उसमें से लोन की ईएमआई भर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकम है तो मैक्सिमम आप 70% आप ईएमआई अपनी इनकम का भर सकते हैं। और अगर आप 1 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो आप मैक्सिमम 80% अपनी इनकम का भर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये हर बैंक का डिफर हो सकता है क्योंकि इस पे कोई भी आरबीआई का नियम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिसकी इनकम 50,000 रुपए हर महीने है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम 60% की ईएमआई वो अपनी सैलरी में से दे सकता है, यानी कि 30,000 रुपए की ईएमआई वो मंथली दे सकता है। लेकिन उसमें से बैंक क्या करता है, बैंक उसमें से डिडक्ट कर लेता है 5,000 रुपए जो कि उसकी सैलरी में से पहले ही कट रहा है, और उसके साथ एनी अदर डिडक्शन, यानी कि अगर उसके पास कोई और लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई वो हर महीने पे कर रहा है तो बैंक उसको भी डिडक्ट कर लेगा। और इसी हिसाब से उसके पास जो मैक्सिमम यहाँ पर कितना बचा है ईएमआई देने के लिए, 25,000 रुपए। और 25,000 रुपए से हम कैलकुलेशन करते हैं कि 25,000 रुपए के हिसाब से उसको कितना लोन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, ये एक ईएमआई कैलकुलेटर है यहाँ, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट लगा लेते हैं 9%, जो कि नॉर्मली आपको बैंक्स में आज की डेट में मिलेगा, और 20 साल के लिए हम नॉर्मली लोन लेते हैं। और यहाँ पे हम देखें, देखो यहाँ पे हम जैसे लोन बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे ईएमआई भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि उसके पास नेट अवेलेबल बैलेंस है 25,000 रुपए, यानी कि वो 25,000 से ऊपर की ईएमआई पे नहीं कर सकता बैंक के नियम के अनुसार। तो इसीलिए इसको हम लोन को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अभी 25,192 आ गया, और थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं लगभग 24,000 रुपए ईएमआई बन रही है, तो इसका यहाँ पर देखिए 26 लाख रुपए का लोन इसको मैक्सिमम मिल रहा है। और ये हमने कैलकुलेशन एक सैलरीड के लिए निकाला है। अब दोस्तों बात करते हैं बिजनेसमैन की, कि बिजनेसमैन के केस में बैंक किस तरह से एलिजिबिलिटी निकालता है। यहाँ पर बैंक नॉर्मली उससे कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर मांगता है। और हम एग्जाम्पल के तौर पे चलें तो पिछले साल का जो आईटीआर उसका 6 लाख रुपए का है, उससे पिछले साल का आईटीआर उसका 5.5 लाख रुपए का है, और उससे भी पिछले साल का है 5 लाख रुपए का। और अगर हम एवरेज लगा के चले तो यहाँ पर उसका एवरेज इनकम कितना बना, 5.5 लाख रुपए का। और इसी तरह उसको 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि मंथली इनकम अगर हम देखें तो उसकी 45,833। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक टेबल बनाया था जो कि सैलरीड के लिए था, और इसी केस को हम बिजनेसमैन के केस में भी लेके चलते हैं।
कि इस इनकम पे उसको जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ है वो है 60%, यानी कि अपनी इनकम का वो मैक्सिमम 60% ही ईएमआई के रूप में दे सकता है, जो कि बना 27,500। और इसी तरह से हम एक रफ आइडिया लेके चलें कि पिछले साल उसने अपने आईटीआर में 20,000 रुपए का इनकम टैक्स फाइल किया था, जो कि अगर हम 12 से डिवाइड कर ले तो हर महीने का बनता है 1,667 रुपए। और इसी के साथ अगर कोई और डिडक्शन भी है तो वो भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, और इसी के हिसाब से हम देखें कि नेट इनकम उसके पास कितनी अवेलेबल है कि जिसकी वो ईएमआई दे सकता है, तो वो बनता है 27,500, जो कि हमने यहाँ से निकाला है 60% ऑफ उसका इनकम माइनस उसके जो डिडक्शन जो कि आईटीआर के हिसाब से था, और उसका नेट इनकम कितना बना 25,833। और इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले कि होम लोन कितना मिल जाएगा, तो उसको लगभग मिल जाएगा यहाँ पर 28 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये सब था कि बैंक किस तरह से एक सैलरीड और एक बिजनेसमैन की क्लास में किस तरह से एलिजिबिलिटी निकालता है, और ये क्राइटेरिया हर बैंक का डिफर हो सकता है, लेकिन एक एवरेज बेसिस पे आपको एक बता दिया है कि किस तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ सवालों की जो कि नॉर्मली आप बैंक से करते हैं होम लोन लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि क्या कोई बैंक सिर्फ प्लॉट लेने के लिए लोन दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन पे कि कोई भी बैंक अगर आपको प्लॉट लेने के लिए लोन देगा तो उस पर आपको कुछ साल बाद कंस्ट्रक्शन करना मैंडेटरी है, जो कि नॉर्मली 3 से 5 साल का टाइम आपको देता है। तो दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि आप रहने वाले कहीं और के हैं, जॉब आप कहीं और कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप अपने होम टाउन में प्रॉपर्टी ले लें, तो क्या बैंक उसमें आपको लोन दे देगा या नहीं देगा? तो दोस्तों बैंक आपको लोन उस केस में जरूर देगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी कहीं भी देख सकते हैं, चाहे फिर वो होम टाउन की हो या फिर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पे आप प्रॉपर्टी लेना चाहे तो बैंक वहां के लिए भी लोन आपको दे देगा। और तीसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि बैंक होम लोन पे किस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो दोस्तों इसमें नॉर्मली बैंक आपका सिबिल निकालता है, और जिसका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता है उस हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम मिलता है। अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि आप जो घर लेने के लिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं और उसमें जो रजिस्ट्री का जो खर्चा लगेगा, तो क्या बैंक उसके लिए लोन आपको देता है या नहीं? तो दोस्तों इसमें आरबीआई का नियम ये कहता है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का कोई बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसमें बैंक आपका रजिस्ट्री का कॉस्ट ऐड कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में बैंक कभी भी रजिस्ट्री का कॉस्ट उसमें नहीं जोड़ता है। और चौथा सवाल दोस्तों नॉर्मली बैंक से ये किया जाता है कि अगर मैं अपने वाइफ के नाम पे या फिर घर में कोई लेडीज है उनके नाम पे लोन लेना चाहूं जो कि वर्किंग नहीं है, तो क्या बैंक उसमें लोन दे देगा या नहीं? तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी घर में किसी लेडीज के नाम पे हो या फिर आपकी वाइफ के नाम पे हो, तो ये भी आप ले सकते हैं और उसको आप को-बोरोवर के रूप में लोन में अटैच करवा सकते हैं। और उस केस में बैंक लेडीज का कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सिर्फ आपसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड होते हैं, और उनको को-बोरोवर बनाना लोन में मैंडेटरी होता है ताकि आप उनके नाम पे रजिस्ट्री करवा सके। तो दोस्तों उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि बैंक ने आपको लोन भी दे दिया, आपकी रजिस्ट्री भी होगी, तो उसके बाद बैंक का प्रोसीजर क्या रहता है? तो दोस्तों उसके बाद प्रोसीजर ये रहता है कि आपको सभी प्रॉपर्टी पेपर्स और जो भी रिलेटेड पेपर्स हैं उसमें आपको अपना नाम दर्ज करवाना होता है, और वो सभी पेपर्स आपको बैंक में जाके सबमिट करने हैं ताकि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सके। और उसके ऊपर कुछ स्टैंप ड्यूटी भी लगती है जो कि आप बैंक से पहले ही पता कर सकते हैं, और ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि क्या होम लोन लेने पे कोई बैंक मैंडेटरी करता है किसी इंश्योरेंस लेने के लिए? तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस बैंक कभी भी आपको मैंडेटरी नहीं कर सकता है लेने के लिए। लेकिन फिर भी जब भी आप सैंक्शन लेटर साइन करें तो आप देख ले कि कौन सा इंश्योरेंस बैंक ने उसमें मैंडेटरी किया है। और दोस्तों अब अगला सवाल आता है कि बैंक होम लोन देने के लिए कितना समय लगाता है और आपको कितने समय पहले होम लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? तो दोस्तों नॉर्मली आपको बता दूं बैंक जो है 10 से 15 दिन का समय होम लोन देने के लिए लगाता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का एनईसी भी निकलता है, उसका वैल्यूएशन भी होता है, और इन चीजों में कई बार समय लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 महीने पहले अपनी होम लोन की एप्लीकेशन बैंक में लगा दें, ताकि बैंक को भी एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए आपको लोन देने के लिए। दोस्तों आखिरी सवाल ये बनता है कि जब भी आप प्लॉट परचेज प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो किस तरह से बैंक डिसबर्समेंट करता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो बैंक उस समय अपफ्रंट जो है डिसबर्समेंट कर देता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक आपको फेज वाइज पैसा देगा, और फेज वाइज वो चेक करेगा कि जितना पैसा बैंक आपको दे रहा है क्या उतना पैसा आपने बिल्डिंग पे लगा दिया है या नहीं, और वो वेरीफाई करता है बैंक का अधिकारी आपकी प्रॉपर्टी पे जाके। तो दोस्तों ये सब था होम लोन के बारे में कि किस तरह से बैंक आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी निकालता है। साथ सबसे अच्छा होम लोन का प्रोडक्ट कौन से बैंक्स में है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।